Hello everyone, my name is Priyanshi Jain and welcome back to my YouTube channel. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। एंटीबॉडी से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बट आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन द एमसीक्यूज रिलेटेड विद एंटीबॉडी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एमसीक्यू फर्स्ट। एमसीक्यू फर्स्ट आपसे ये पूछ रहा है द वेरिएबल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज। एंटीबॉडी का जो वेरिएबल पोर्शन होता है वो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कौन से टर्मिनल पे या कौन से पार्ट पे प्रेजेंट रहता है। तो हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। हमें ये मालूम है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती हैं। एक एंटीबॉडी, एक मोनोमरिक एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। उन 4 में से 2 तो हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। मतलब इस तरीके से वाई शेप में होती हैं। ये 2 हैवी चेन्स है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा हैवी होता है, और ये 2 लाइट चेन्स होती हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू हैवी चेन्स। ठीक है, सो दिस इज द एंटीबॉडी, एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है। अब यहाँ पे बात हो रही है एक तो वेरिएबल पार्ट की, और एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके सामने कांस्टेंट पार्ट पे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। वेरिएबल पार्ट के नाम से आपको समझ आ रहा है कि ये एंटीबॉडी का वो पार्ट है, वो पोर्शन है जो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द वेरिएबल पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी अलग अलग होता है। कुछ एंटीबॉडीज में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, कुछ के अंदर इस तरीके का, कुछ के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई स्फेरिकल शेप का एंटीजन आया तो वो इस वाली एंटीबॉडी के साथ लगेगा, कोई स्क्वायर शेप का आया तो फिर वो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी डिफरेंट होता है। कांस्टेंट रीजन एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी कांस्टेंट चलता है। किसी के अंदर 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, किसी एंटीबॉडी के अंदर 4 होते हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट रीजन बदल जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट रीजन जैसे आईजीजी में तो वो कांस्टेंट चलेगा हर एक आईजीजी में। ठीक है, आईजीएम में वो आईजीएम के अंदर कांस्टेंट चलेगा। तो दिस इज द कांस्टेंट पार्ट। अब सेकंड चीज ये है कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन नेचर की होती हैं। प्रोटीन नेचर की है तो वो किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर उसको क्या बना रहे हैं? एक प्रोटीन को। वो प्रोटीन क्या है? मेरा एंटीबॉडी। अमाइनो एसिड से मतलब क्या है कि इस एंटीबॉडी के अंदर एक तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। अमाइनो ग्रुप यहाँ पे रहता है NH2, और हमारा जो एसिडिक ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका ग्रुप होता है COOH। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो अमाइनो ग्रुप, मतलब एक एंड पे, एंटीबॉडी के एक एंड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और एंटीबॉडी के दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का वेरिएबल पार्ट कौन से टर्मिनल पे होगा। तो ये देखिए डायग्राम में नजर आ रहा है, ये वेरिएबल पार्ट है जो अमाइनो टर्मिनल से स्टार्ट होता है या फिर एन टर्मिनल से स्टार्ट होता है। और वहीं अगर हम बात करें कांस्टेंट पार्ट की, तो ये देखो लाइट चेन है, ये हैवी चेन है पूरी। ठीक है, इस हैवी चेन की स्टार्टिंग में भी वेरिएबल पार्ट होता है, लाइट चेन की स्टार्टिंग में भी वेरिएबल पार्ट होता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहां पे अमाइनो टर्मिनल होगा हैवी चेन का, जहां पे अमाइनो टर्मिनल होगा लाइट चेन का, वहां से वेरिएबल पार्ट आना स्टार्ट होता है। और जहां पे कार्बोक्सिलिक एंड होगा हैवी चेन का, वहां पे क्या स्टार्ट होता है? कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझसे पहला ही पूछ रहा है कि जो वेरिएबल पोर्शन होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वो कहाँ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा आपका एन टर्मिनल पे या फिर अमाइनो टर्मिनल पे। अगर वेरिएबल पोर्शन की जगह क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जो कांस्टेंट पोर्शन होता है एंटीबॉडी का वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो उसका आंसर होगा हमारा सी टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक आपके सामने इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपके सामने एक इमेज दी गई है और आपसे पूछा गया है कि एंटीबॉडी कौन सी है। तो इस इमेज पे हम ध्यान देंगे तो हमें स्ट्रक्चर में हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 एंटीबॉडीज हैं। एक एंटीबॉडी ये रही, दूसरी एंटीबॉडी ये रही, और बीच में क्या लगी हुई है? जे चेन। ये रही हमारी जे चेन, और ये दोनों को कौन मिला रहा है? ये सिक्रीटरी कॉम्पोनेंट अटैच कर रहा है। ठीक है,
सो बेसिकली मुझे डायग्राम में ये तो नजर आ गया कि ये डायग्राम में क्या है, एक डायमेरिक एंटीबॉडी है। डायमेरिक एंटीबॉडी जो दो एंटीबॉडी जुड़ के क्या बनाती हैं, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम डायमेरिक एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये डायमेरिक एंटीबॉडी तो हमें नजर आ रही है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी पांचों में से कौन कौन सी पांच, इसको हम गेम्ड से याद कर सकते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। इन पांचों में से कौन सी एंटीबॉडी हमारी डायमेरिक नेचर में प्रेजेंट रहती है, तो वो है हमारी IgA। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट भी होती है। इसको दो चीज से आप दो चीज याद कर सकते हैं। पहली चीज तो डायमेरिक मतलब दो एंटीबॉडीज जुड़कर अटैच रहती है, उस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बात करें तो IgA एंटीबॉडी सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में 70 to 80% हमारी IgG होती है, फिर 10 to 15% हमारी बॉडी के अंदर IgA होती है। ठीक है, तो MCQ इसके बेसिस पे भी आ सकता है। यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायमेरिक एंटीबॉडी कौन सी है हमारी, IgA। जो IgM होती है वो पेंटामेरिक नेचर में होती है। अगर आपके पास डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से होता है कि 5 एंटीबॉडीज जुड़ी हुई हैं और J चेन इन पांचों को जोड़ रही है, तो फिर आपके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है, IgM, क्योंकि वो पेंटामेरिक नेचर में होती है। और अगर यहाँ पे आपके सामने एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी बनी हुई होती है तो फिर हम बोलते हैं जो IgG और जो IgD होती है ये मोनोमेरिक नेचर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे IgA से रिलेटेड इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज डायमेरिक नेचर। डायरेक्ट वो आपसे ये पूछ सकता है, इमेज नहीं दे रहा, लेकिन डायरेक्ट वो आपसे ये पूछ रहा है कि डायमेरिक नेचर में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, तो उसका भी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, IgA। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्रू अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, सारे सेंटेंस को हमें रीड करना है और हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन एंटीबॉडीज के लिए सही कहा गया। तो पहला ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, IgE एंटीबॉडी हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या फिर देखो इस टेबल को आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने एंटीबॉडी का टाइप है और सीरम के अंदर, हमारे सीरम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके सामने। तो सबसे पहले IgG एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है। इसका हमारा अगर हम 100% एंटीबॉडीज को माने तो उस 100% में से 80 to 85% हमारी IgG टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। सेकेंड नंबर पे होती है हमारी IgA 10 to 15%, उसके बाद हमारी होती है IgM 5 to 7%, IgD 0.3% और IgE सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होता है IgE एंटीबॉडी का, दैट इज 0.02%। ठीक है, अब हम सेंटेंस को रीड करते हैं। IgE एंटीबॉडी हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, क्या IgE का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, नहीं, IgE का इनफैक्ट सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। IgG हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, तो IgG का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम होता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, IgA हैज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, IgA का जबकि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है। IgM हैज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, IgE का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसको आप गामड़े के नाम से याद कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, IgG का सबसे ज्यादा, A का उससे कम, M का कम, D का कम और सबसे कम IgE का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारा IgG एंटीबॉडी हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इन चारों एंटीबॉडीज में से कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। ये है मदर का यूट्रस, यूट्रस के अंदर एक फीटस है, ये है उस फीटस के चारों तरफ जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है, जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन होती है, फिर जो प्लेसेंटा सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रिसेप्टर्स ही नजर आ रहे हैं, ये रिसेप्टर्स, ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका काम क्या होता है, किसी चीज को रिसीव करना, उसको फिर परमिशन देना कि वो उसको क्रॉस कर सके। तो इस रिसेप्टर्स के ऊपर किसके लिए परमिशन है, जो IgG एंटीबॉडी होती है, IgG एंटीबॉडी, देखो ये IgG एंटीबॉडी है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं FAB पार्ट, क्योंकि ये एंटीजन से जाके बाइंड होता है, तो ये वो फ्रेगमेंट है जो एंटीजन बाइंडिंग है, तो FAB।
और ये वाला जो पार्ट होता है आईजीजी का वो एफसी पार्ट होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ जाके बाइंड होता है, बट ये वाला जो पार्ट है वो एफसी पार्ट है। तो जो प्लेसेंटा की सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स लगे हैं ना, उस एंटीबॉडी के एफसी पार्ट के अगेंस्ट लगे हुए हैं, उसके लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो आईजीजी एंटीबॉडी जैसी वहां पे आएगी वो उसको रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स, उसको परमिशन देंगे कि अब वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ आ सकती है, फीटस तक जा सकती है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर के सर्कुलेशन को क्रॉस करके कहां तक जा सकती है, फीटस के सर्कुलेशन तक। उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्लेसेंटा की सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आईजीजी के एफसी पोर्शन के लिए प्रेजेंट रहते हैं। जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं, इसका रीजन भी यहाँ पे है, जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर्स फॉर द एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस जो आईजीजी एंटीबॉडी वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन टू द फीटल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज आईजीजी एंटीबॉडी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर जो ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, उनके मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि पांचों एंटीबॉडीज में से जो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, जो हमारी बॉडी के सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहती है, वो है हमारी आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। बॉडी सिक्रीशंस मतलब हमारा सलाइवा हुआ, टीयर्स हुआ, हमारे जीआईटी के सिक्रीशंस, रेस्पिरेटरी के सिक्रीशंस, इन सब के जो सिक्रीशन, बॉडी के जो सिक्रीशंस होते हैं उसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो है हमारी मोस्ट अबंडेंट जो प्रेजेंट है वो है आईजीए। तो मिल्क हमारा एक बॉडी सिक्रीशन हुआ, तो मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो है हमारी ऑप्शन बी, दैट इज आईजीए एंटीबॉडी। सो ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन सिक्रीटरी आईजीए एंड प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करती है, गुड प्रोटेक्शन टू द इम्यूनोलॉजिकली इमेच्योर इन्फेंट्स की गट। जो इन्फेंट होता है, जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो ब्रेस्ट फीड करता है तो उसको अच्छी मात्रा में क्या मिलता है, मिल्क के थ्रू आईजीए एंटीबॉडीज मिलती है। और ऐसे बेबीज जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं उनके अंदर आईजीए एंटीबॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो उनको डायरिया जैसी प्रॉब्लम, जीआईटी इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें ये आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, जो मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है हमारी, वो है हमारी आईजीए एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटीबॉडी मीडिएट्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उन पांचों एंटीबॉडीज में से कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को मीडिएट करती है। देखिए डायग्राम से आपको इजीली समझ आएगा। बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती है ना, उसे हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंडर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपकी बॉडी के अंदर या फिर जिस पर्सन को एलर्जी होती है उस पर्सन के अंदर ये एलर्जन आ गया। फॉर एग्जांपल किसी डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है तो ये एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब इस एलर्जन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनी हुई है। वो एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, आईजीई एंटीबॉडीज। किसी भी चीज से हमें जब एलर्जी होती है उस एलर्जी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी होती है, फिर उस एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंटीबॉडी होती हैं वो कौन सी होती हैं, आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। ये आईजीई एंटीबॉडी फिर उस एलर्जन के साथ जाके बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद फिर ये आईजीई कहाँ जाके बाइंड होती है, मास्ट सेल्स के ऊपर। हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मास्ट सेल्स हैं और मास्ट सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आईजीई एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आईजीई यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है तो उसके नीचे जो मास्ट सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है। मास्ट सेल्स एक्टिवेट होने के बाद कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे वो एग्जांपल हिस्टामीन। फिर वो केमिकल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। स्नीजिंग हुआ, कफिंग हुआ, ये सारे एलर्जिक रिएक्शन आना स्टार्ट होते हैं जब वो हिस्टामीन रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामीन भी कब रिलीज हुआ, जब मास्ट सेल्स एक्टिवेट हुए। मास्ट सेल्स कब एक्टिवेट हुए, जब आईजीई एंटीबॉडी आके यहाँ पे बाइंड हुई। आईजीई एंटीबॉडी नहीं होती तो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती। तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए या फिर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन सी, दैट इज आईजीई एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी टेक प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। इन चारों सेल में से कौन सी सेल्स हैं जो हमारी एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज या बना कर देती हैं। इस डायग्राम्स में हम समझते हैं। देखिए ये कोई एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर आया, ठीक है। जैसे मेरी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है उसका क्या होता है, पहले फेगोसाइटोसिस, पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। फेगोसाइटिक सेल जाती है उस एंटीजन को खा जाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेड कर देती है।
उसके बाद क्या होता है, वही फैगोसाइटिक सेल एक मॉलिक्यूल को रिलीज करती है, दैट इज एमएचसी सेकंड मॉलिक्यूल। एमएचसी सेकंड मॉलिक्यूल का क्या करता है, ये जो एंटीजन का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, छोटे टुकड़े बन गए हैं, उसके साथ अटैच होता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जाके, फैगोसाइटिक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। फिर टी सेल्स आके इससे बाइंड होते हैं। इसको डिटेल में हमने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस करा। यहाँ पे सुपरफिशियली हम देख रहे हैं कैसे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले एमएचसी मॉलिक्यूल ने उसके साथ अटैच हो गया, फिर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन पे बाहर जाके रिप्रेजेंट हो गया। फिर जो सराउंडिंग की टी सेल्स वहां घूम रही है वो आके उससे अटैच हो जाएंगी, टी सेल्स बाइंड हो जाएंगी, टी सेल्स यहाँ से इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करेंगी, वो इंटरल्यूकिन्स बी सेल्स के पास जाएंगे, बी सेल फिर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए, बी सेल्स के पास गए, बी सेल्स मेमोरी सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली जो ये प्लाज्मा सेल्स है वो मुझे क्या बना कर देंगे, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, लेकिन चारों ऑप्शंस में से मुझे कहीं भी प्लाज्मा सेल नहीं मिला है। तो प्लाज्मा सेल से जस्ट पहले वाला सेल्स कौन सा है, बी सेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी सेल्स। ना टी सेल्स बना के देती हैं, टी सेल्स तो हेल्प करती हैं, ना हमें लिम्फ बना के देता है, ना हमें बोन मैरो की सेल्स बना के देती हैं, हमें बी सेल्स बना के देती हैं एंटीबॉडीज को। और अगर यहाँ पे बी सेल्स की जगह प्लाज्मा सेल होता तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता, प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इज। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा, एकदम बेसिक बात कर रहा है आपसे ये, कि जो यहाँ पे देखो डायग्राम में नजर आ रहा है हमें कि जो एंटीबॉडी होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा वाई शेप में होता है, इस तरीके से। ये दो हैवी चेन्स होती हैं, ये दो लाइट चेन्स होती हैं, तो वाई शेप में प्रेजेंट रहता है। तो लीनियर नहीं होता, मतलब एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। हाइपरबॉलिक नहीं होता, हाइपरबॉलिक मतलब जो टावर्स होते हैं ना जिनके हर एक पॉइंट थोड़े पॉइंटेड होते हैं, उसको हम हाइपरबॉलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हाइपरबॉलिक भी नहीं है, एक्स शेप में भी नहीं है, इस तरीके से भी नहीं है, लेकिन हाँ वाई शेप में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, वाई शेप एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीजन कंबाइनिंग साइट प्रेजेंट ऑन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन के साथ जाके बाइंड होना, तो उस एंटीबॉडी के ऊपर कौन सा साइट है, एंटीबॉडी की ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जाके एंटीजन बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है वो हम देखते हैं। एक तो हेप्टेन बोल रहा है, हेप्टेन बेसिकली क्या होते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन्स। ये हमने एंटीजन के अंदर डिस्कस करा था, एंटीजन टॉपिक के अंदर। तो हेप्टेन बेसिकली क्या होता है, इनकम्प्लीट एंटीजन्स। एक टाइप ऑफ एंटीजन है, वो एक एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं है, वो एक टाइप ऑफ एंटीजन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। कैरियर प्रोटीन भी नहीं होता है। बेसिकली एक हेप्टेन मॉलिक्यूल जब कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है ना, तब एक कंप्लीट एंटीजन बनता है। एक इनकम्प्लीट जब कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो कंप्लीट एंटीजन बनता है। तो कैरियर प्रोटीन भी एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं है, वो एक प्रोटीन अलग चीज है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है एपिटॉप है या फिर पैराटॉप है। देखो डायग्राम में आपको समझ आएगा, बहुत इजी चीज है। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो एंटीबॉडी जिस पार्ट से बाइंड करती है तो उसको हम बोलते हैं पैराटॉप। पैराटॉप बेसिकली एंटीबॉडी का वो पार्ट है जो एंटीजन के साथ जाके बाइंड होता है। ठीक है, और एपिटॉप क्या होता है, एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एपिटोप। तो एपिटोप बेसिकली किस पे प्रेजेंट होता है, एंटीजन पे। देखो डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एंटीबॉडीज एंटीजन से बाइंड कर रही है, इस वाले पार्ट से आके बाइंड कर रही है, तो ये एंटीजन का क्या कहलाएगा, एपिटोप कहलाएगा। और एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर रहा है, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, पैराटॉप कहलाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा है कि एंटीबॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो एंटीजन के साथ बाइंड होता है, तो वो कौन सा पार्ट हुआ हमारा, पैराटॉप। अगर क्वेश्चन ये पूछता एंटीबॉडी की जगह एंटीजन बोलता कि एंटीबॉडी, यहाँ पे तो आता एंटीबॉडी कंबाइनिंग बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एंटीजन मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या होता है, एपिटॉप। लेकिन ये एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, पैराटॉप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एंटीजन बाइंडिंग साइट आर प्रेजेंट इन। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है एंटीबॉडी के अंदर। यहाँ पे जो डायग्राम था हमारा, हमने देखा था, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था, देखिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायग्राम अंडरस्टैंड करा था, फर्स्ट डायग्राम हमें क्या बता रहा था
क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है एंटीबॉडी के अंदर। तो ये आपके सामने डायग्राम है, ये तो हैवी चेन है, ये दोनों हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी पे एग्जैक्ट कहाँ जाके बाइंड करता है, तो ये वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, इसके बीच में आके जाके एंटीजन आके बाइंड करता है। ना यहाँ बाइंडिंग होती है ना यहाँ कहीं बाइंडिंग होती है, इस वाले एरिया पे बाइंड होता है। मतलब ये हैवी चेन भी इंक्लूड है, वेरिएबल पार्ट हैवी चेन का सिर्फ ये वाला पार्ट, वेरिएबल पार्ट लाइट चेन का, इन दोनों के बीच में आके एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था मेरे सामने, एंटीजन बाइंडिंग साइट आप प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो ना सिर्फ हैवी चेन पे प्रेजेंट रहता है, ना सिर्फ लाइट चेन पे प्रेजेंट रहता है, और कहां प्रेजेंट होता है, हैवी FAB पार्ट पे। अगर मैं बात करूं FAB और FC की, तो ये वाला पार्ट जो होता है एंटीजन का ये कहलाता है FAB, और ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है FC, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, FAB पार्ट पे प्रेजेंट होता है। और अगर ऑप्शन में ये होता कि हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में एंटीजन बाइंडिंग होती है, तो वो भी क्या होता आपका करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि हैवी रीजन के एंटीबॉडी पे आके एंटीजन बाइंड करता है। यहाँ पे FAB का मतलब ही क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ये एंटीबॉडी का वो फ्रेगमेंट है जिसपे आके एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगर इसी में क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट कौन सी है एंटीबॉडी की, तो आपका करेक्ट आंसर होता है फिर डी, क्योंकि FC का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग। ये एंटीबॉडी का वो पार्ट है, वो पोर्शन है जिसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट आता तो फिर आपका ऑप्शन होता है डी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो वो फिर है हमारा FAB। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन इज दी, मतलब CDR के बारे में बात कर रहा है। अब CDR से मतलब क्या है, आपके सामने यहाँ 3 एंटीबॉडीज बनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों एंटीबॉडीज को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों एंटीबॉडीज को अगर मैं कंपेयर करूं, तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सर्कुलर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो दिस इज द वेरिएबिलिटी जो आपस में अलग अलग है, ठीक है। वेरिएबल पार्ट आपको शो कर रहा है। हाइपर वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर आप कंपेयर करो एंटीबॉडी थर्ड को और एंटीबॉडी फर्स्ट को, तो ये हाइपर वेरिएबिलिटी नजर आ रही है। यहाँ पे तो स्क्वायर शेप थी, यहाँ पे एक सर्कुलर शेप थी, उस पे भी ये डोमेन्स प्रेजेंट है, तो उसको हाइपर वेरिएबिलिटी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई इस शेप का एंटीजन आ गया, तो वो या ना यहाँ पे अच्छे से बाइंड हो पाएगा, यहाँ पे भी लूज बाइंडिंग हो पाएगी, ना वो इस वाले स्ट्रक्चर में इस वाली एंटीबॉडी से इजिली बाइंड हो पाएगा। वो कहाँ अच्छे से बाइंड होगा, फर्स्ट वाली एंटीबॉडी के साथ सबसे ज्यादा अच्छे से बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री इन तीनों में से इस वाले एंटीजन के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कौन सा है, ना थर्ड है ना सेकंड है, कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइन करता है एंटीजन का, वो रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्या वो हाइपर वेरिएबल पार्ट है, हाँ ये है हमारा हाइपर वेरिएबल पार्ट। एंटीजन का ये वाला पार्ट कौन सा होता है, हाइपर वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। तो हाइपर वेरिएबल पार्ट में हमारा CDR रीजन प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट रीजन पे प्रेजेंट नहीं होता, हिंज रीजन पे प्रेजेंट नहीं होता। हिंज रीजन बेसिकली क्या होता है, ये अगर एंटीबॉडी है तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो दो मतलब इस बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि ये जो हैवी चेन्स है, ये हैवी चेन्स के बीच में जो ये वाला रीजन है, इसको हिंज रीजन बोलते हैं। बेसिकली हिंज रीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडीज को मूव करना है तो उसकी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हिंज रीजन पे भी हमारा CDR प्रेजेंट नहीं होता, और इनमें से क्या ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है A, हाइपर वेरिएबल रीजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइपर वेरिएबल रीजन। अब यहाँ पे बोल रहा है ये हाइपर वेरिएबल रीजन का दूसरा नाम क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीजन बाइंडिंग के लिए, उसकी डायवर्सिटी के लिए। तो दूसरा नाम होता है इसका हाइपर वेरिएबल रीजन का CDR, कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन,
पेपेन जो एक एंजाइम होता है, पेपेन, आपके पास अगर एक सॉल्यूशन है एंटीबॉडीज का, उसके अंदर आपने पेपेन एंजाइम को डाल दिया है, तो जो पेपेन एंजाइम है वो एंटीबॉडीज को कैसे डिग्रेड करता है, कैसे तोड़ता है। इस डायग्राम में देखिए, जैसे ये मेरे पास एंटीबॉडी है, ठीक है, इस एंटीबॉडी में अगर मैंने पेपेन को ऐड कर दिया तो पेपेन किस तरीके से तोड़ता है, ये एंटीबॉडी है, पेपेन इस वाले रीजन को, जो अभी मैंने आपको बताया था हिंज रीजन, तो बेसिकली पेपेन क्या करता है, हिंज रीजन को डिग्रेड कर देता है, हिंज रीजन से एंटीबॉडी को तोड़ता है, ठीक है। तो जैसे इस तरीके का डिग्रेडेशन होगा, ये एंटीबॉडी यहां से टूटेगी, जैसे ही टूटेगी तो आपको क्या मिलेंगे, दो तो FAB, ये वाला जो पार्ट होता है वो FAB पार्ट होता है, तो दो मुझे FAB मिलेंगे, और ये वाला जो पार्ट होता है वो FC पार्ट होता है, तो एक मुझे FC मिलेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पेपेन क्लीव करता है, तोड़ता है इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को या एंटीबॉडी को, तो हमें क्या क्या मिलता है, तो दो हमें, एक तो हमें FC मिलेगा और दो हमें क्या मिलेंगे, FAB मिलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन IgG सब क्लास इज मैक्सिमम। IgG एंटीबॉडी जो होती है हमारी चार टाइप की होती है, IgG1, G2, G3 एंड G4। क्वेश्चन आपसे ये पूछा, इन चारों IgG में से कौन सी एंटीबॉडी है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है हमारे सीरम के अंदर, सबसे ज्यादा होता है हमारा IgG1 का, इसलिए इसका नाम फर्स्ट क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद होता है G2 का, G3 का एंड G4 का, तो सबसे ज्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन है IG1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ IgG। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें IgG का फंक्शन एक्सप्लेन नहीं करा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका, IgG एक्टिवेट और फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, तो IgG के स्ट्रक्चर में ये FC पार्ट होता है जिससे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आगे जुड़ते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को फिक्स भी करता है, एक्टिव भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है कि वो करता है। मेजर एंटीबॉडी है सीरम के अंदर, हाँ हमने देखा था IgG एंटीबॉडी जो होती है उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे सीरम के अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इन्वॉल्व इन ऑप्सोनाइजेशन, IgG एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, तो हाँ ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन को हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हमने पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में डिस्कस करा है। तो ऑप्सोनाइजेशन का बेसिक मतलब हम आपको बता देते हैं, एंटीजन के साथ में जब एंटीबॉडी आके बाइंड होती है, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेरी बॉडी के अंदर जब एंटीजन एंटर कर जाता है, तो हम जब उस एंटीबॉडी उसके साथ जाके बाइंड हो जाती है, तो एंटीबॉडी उसका क्या कर देता है, मार्किंग कर देती है। बेसिकली एंटीबॉडी जैसे उस पर जाके बाइंड होगी तो इम्यून सिस्टम को पता लगे कि एंटीबॉडी जिसके साथ जाके बाइंड हो रखी है वो क्या है, मेरे लिए एंटीजन्स है। तो ऑप्सोनाइजेशन बेसिकली मार्किंग होती है एंटीजन्स की बाय दी एंटीबॉडीज। तो जो IgG होता है वो ऑप्सोनाइजेशन भी कर सकता है। It is the first antibody type produced against an antigen during the primary antibody response। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। कैसे, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, इसके अंदर कोई R नाम का एंटीजन एंटर कर गया, ठीक है, तो इस R एंटीजन के हम अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्या बनाएगा, R एंटीबॉडी बनाएगा। अगर ये एंटीजन इस पर्सन के अंदर पहली बार एंटर करा है और पहली बार इम्यून सिस्टम इस एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट हुआ है, तो पहली बार जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनेगी IgM टाइप की एंटीबॉडीज। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बनती है IgM, और यही एंटीजन कुछ टाइम बाद सेकेंड टाइम एंटर करा उसी पर्सन के अंदर, तो अब जो एंटीबॉडीज बनेगी वो बनेगी तो R एंटीबॉडी लिंक किस नेचर की, IgG। तो IgG फर्स्ट एंटीबॉडी नहीं है, ये सेकंड एंटीबॉडी है या फिर ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं है IgG का, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ब्रेस्ट मिल्क। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है IgA। तो IgA से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रेजेंट रहता है लोकल सिक्रीशंस के अंदर, वो भी कौन सी है हमारी, IgA। इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, पांचों एंटीबॉडीज में से जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारा GIT ट्रैक्ट है, उसके लिए इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो उसका आंसर भी क्या है, IgA। इस डायग्राम में देखिए, जैसे भी हमें पता लगे कि एंटीबॉडीज कौन बनाती हैं, प्लाज्मा सेल्स, तो प्लाज्मा सेल्स IgA एंटीबॉडी को बनाती हैं। फिर ये IgA एंटीबॉडी हमारे जो म्यूकोजा के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां जाती है, वहां पे सिक्रीटरी
सिक्रीटरी कंपोनेंट अटैच होता है। उसके बाद ये जो एंटीबॉडीज है वो हमारे जो ल्यूमन है जीआईटी का, उसके पूरी बॉर्डर पे आके अटैच रहती है। अब जब कभी भी मैं कोई कंटामिनेटेड फूड खाऊंगी जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरसेस होंगे, तो वो फूड मेरी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके अंदर वो माइक्रोब्स भी जाएंगे, तो वो माइक्रोब्स क्या होते हैं, इस आईजीए के साथ यहीं अटैच हो जाते हैं और फिर हमें हार्मफुल या हमें कोई हार्म पहुंचा नहीं पाते। तो इंटेस्टाइन के लिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट इज आईजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच हैज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कौन सी है हमारी, आईजीएम। या फिर आईजीएम से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वैलेंसी ऑफ आईजीएम। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एंटीबॉडी कितने नंबर ऑफ एंटीजेंस के साथ बाइंड कर सकती है, वो कहलाती है वैलेंसी ऑफ आईजीएम। तो हमें पता है कि जो आईजीएम का स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक नेचर में होता है। जैसे ये मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, एक मोनोमेरिक में कितने एफएबी होते हैं, 2 एफएबी होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एक एंटीबॉडी कितने नंबर ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, तो 2 के साथ बाइंड कर सकती है, 2 उसकी वैलेंसी है। जब एक 2 के साथ बाइंड कर सकती है, तो ये जो 5 एंटीबॉडीज है कितने के साथ बाइंड कर सकती है, 10 के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास इम्यूनोग्लोबुलिन कॉल्ड मिलेनियर मॉलिक्यूल। मिलेनियर मतलब इन चारों एंटीबॉडीज में, पांचों एंटीबॉडीज में से सबसे ज्यादा मिलेनियर। मिलेनियर हम किसको बोलते हैं, काफी सारा रिच होता है, काफी सारा इसके पास पैसा है, मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज का काम क्या है, बेसिक काम एंटीजन के साथ बाइंड करना। तो इन चारों में से कौन सी एंटीबॉडीज है, पांचों की अगर हम बात करें तो कौन सी एंटीबॉडीज है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड करती है, तो वो है हमारी आईजीएम, जिसको हम मिलेनियर मॉलिक्यूल या मिलेनियर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी हैव 4 कांस्टेंट रीजन। इन चारों में से कौन सी एंटीबॉडी जिसके पास 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज में 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, कुछ के अंदर 4 होते हैं। 3 किस किस में होते हैं, अगर मैं बात करूं गामा मतलब आईजीजी, अगर मैं बात करूं अल्फा मतलब आईजीए, अगर मैं बात करूं डेल्टा मतलब आईजीडी। इन तीनों एंटीबॉडीज के पास कितने कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, 3, CH1 CH2 एंड CH3। अगर मैं बात करूं म्यू मतलब आईजीएम, एप्सिलॉन मतलब आईजीई, यहाँ पे हैवी चेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एम और ई की, तो इसके पास कितने कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कांस्टेंट रीजन होता है। इसको आप याद कर सकते हैं, एम ई मी, हमारे पास चीजें ज्यादा रखते हैं हम, ठीक है। तो मी जो आईजीएम है और आईजीई है, इसके पास जो कांस्टेंट रीजन्स होते हैं वो 4 होते हैं, और बाकी के 3 के पास 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीई है नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है, आईजीएम। तो हम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी एलिवेटेड इन फीटल 22 वीक ऑफ एज। ठीक है, हमने ज्यादातर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है कि फीटस की लाइफ में 22 वीक्स के बाद में कौन सी एंटीबॉडी बनती है। देखो थ्योरी क्या है, जब बेबी लगभग 22 वीक्स तक बेबी को जो इम्यूनिटी मिलती है, जो एंटीबॉडी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, मदर से। जब फीटस 22 वीक्स तक का होता है तब एंटीबॉडीज कौन सी मिलती है उसको, आईजीजी टाइप की, और कहाँ से मिलती है, मदर से मिलती है। 22 वीक बाद उस फीटस का, उस बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो क्या बनाना स्टार्ट कर सके, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर सके। तो अगर आपको उस फीटस के अंदर आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी मिल रही है, तो वो आपको क्या बता रहा है कि फीटस ने बनाई है, कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट फीटस ने वहां पे ये एंटीबॉडी को बनाया है। तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि 22 वीक्स ऑफ एज पे कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, या कौन सी एंटीबॉडी जो पहली बार बनती है फीटस के अंदर, तो वो है हमारी आईजीएम, ऑप्शन डी। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास सीरम सैंपल है, और उसके अंदर आपको कौन सी एंटीबॉडी मिले, इन चारों में से कौन सी एंटीबॉडी मिले जिससे आपको ये इंडिकेट हो सके कि इस बच्चे को, इस फीटस को, इस बेबी को कंजेनाइटल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबॉडी दैट फंक्शन एज बीसीआर। इन चारों में से जो आपके सामने आईजीडी, आईजीएम, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो बीसीआर की तरह काम करती है। बीसीआर का मतलब क्या है, बी सेल रिसेप्टर्स, मतलब ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट रहती है, बी सेल्स के ऊपर, और कैसे काम करती है, एज ए बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर्स की तरह। ठीक है, क्या काम होता है बेसिकली, जैसे बी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बी सेल्स के ऊपर, और उनके ऊपर ये रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडीज लगी रहती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरी बॉडी के अंदर इस टाइप का एंटीजन एंटर करा तो इस टाइप की बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, क्योंकि इसके ऊपर इस टाइप की एंटीबॉडीज लगी हैं। इस टाइप का एंटीजन आया तो इस टाइप की एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी, इस टाइप की एंटीबॉडीज लग जाएगा तो इस टाइप का बी सेल्स एक्टिवेट होगा। इसी टाइप का बी सेल्स क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स। फिर प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाएगा उसकी शेप भी इसी तरीके की होगी जो इसके रिसेप्टर की तरह है, ठीक है। तो जो हमारी बी सेल्स होती है ना, उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये कौन है, बेसिकली आपकी आईजीएम एंटीबॉडीज, आपकी आईजीडी एंटीबॉडीज। ये दोनों एंटीबॉडीज काम करती हैं एज ए बीसीआर। और डिटेल में थ्योरी के अंदर डिस्कस कर सका है, लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बीसीआर की तरह कौन सी एंटीबॉडीज काम करती हैं। तो आईजीएम भी करती है, आईजीडी भी करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ आईजीएम एंड आईजीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन में या हेलमिंथिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर जब कोई पैरासाइट आता है ना, तो इस पैरासाइट के ऊपर जो ये प्रोटीन, जो पैरासाइट के एंटीजेंस हैं, उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। आईजीई एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके बाद आईजीई एंटीबॉडीज जो है इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इओसिनोफिल्स घूम रही हैं, जिसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो आईजीई की एफसी पोर्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे आईजीई इस पैरासाइट के साथ जाके बाइंड हो जाती है, फिर आईजीई किसके साथ बाइंड होगी, इओसिनोफिल के साथ। इओसिनोफिल को एक्टिवेट कर देगी। इओसिनोफिल यहाँ से कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करेंगे, मेजर बेसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन्स उसको खत्म कर देंगे, पैरासाइट्स को। इसे ये भी कहा जाता है कि पैरासाइट, अगर किसी जने को पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर जो इओसिनोफिल्स का काउंट होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम इओसिनोफिलिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि पैरासाइट के लिए, हेलमिंथ इन्फेक्शंस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हमारी आईजीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबॉडी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एंटीबॉडी के लिए इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है आईजीए प्रोटेक्ट करती है बॉडी सरफेस को। अब इसके अंदर आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। आईजीए हमने देख लिया कि हमारी जो बॉडी की सरफेस होती है, जीआईटी की सरफेस, रेस्पिरेटरी की सरफेस, आपकी कंजनाइटल सरफेस, इन सब जगह आईजीए एक बॉर्डर पे लगी रहती है, ठीक है। इसको हम एंटीसेप्टिक पेंट भी बोलते हैं बॉडी का, आईजीए को। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। आईजीएम प्रोड्यूस होती है प्राइमरी रिस्पांस पर, सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीएम बनती है हमारी। आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी रिस्पांस के लिए, नहीं। जबकि आईजीजी एंटीबॉडी होती है जो सेकेंडरी रिस्पांस में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हुआ, हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बेंस जोन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेस्ट किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। हमारे यूरिन सैंपल में बेसिकली कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स निकलने लगते हैं कुछ लोगों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन्स। बेंस जोन्स प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल माइलोमा एक कंडीशन होती है। मल्टीपल माइलोमा में जो बी सेल्स होते हैं ना, वो म्यूटेटेड हो जाते हैं। म्यूटेट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ जेनेटिकल म्यूटेशन आ जाता है। उस म्यूटेशन की वजह से बी सेल्स, आपकी बी सेल्स क्या करने लगती हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट चेन्स बनाने लगती हैं। बी सेल्स बेसिकली हैवी चेन्स भी बनाती है, लाइट चेन्स भी बनाती हैं, लेकिन बी सेल्स में म्यूटेशन आ गया, उसकी वजह से वो ज्यादा लाइट चेन्स को बनाने लगती है। अब हमें पता है लाइट चेन्स दो टाइप की होती है, कापा और लैम्डा। तो उस पर्सन के अंदर जिसको ये मल्टीपल माइलोमा हुआ है, उसके अंदर कापा और लैम्डा की जो लाइट चेन्स है वो काफी ज्यादा बनने लगेंगी। जब कापा और लैम्डा ज्यादा चेन्स बनने लगती है तो ये कहाँ से एक्सक्रीट होने लगती हैं, यूरिन के थ्रू। फिर ये बाहर एक्सक्रीट होने लगती है, ठीक है। तो यूरिन के अंदर जब ये कापा और लैम्डा लाइट चेन्स रिलीज होने लगती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेंस जोन्स प्रोटीन्स। बेसिकली कापा और लैम्डा चेन्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको इसको यूरिन सैंपल के अंदर डिटेक्ट करना है तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो चेन्स होती हैं कोएगुलेट हो जाती है। जब यूरिन को आप 50 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करोगे तो ये जो प्रोटीन है क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप इसको 70 डिग्री पे ले जाओगे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जब 70 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाएगा तो ये वापस रीडिसॉल्व हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है अगर आप उसको यूरिन सैंपल के अंदर देखना है तो बेंस जोन्स प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, म्यू चेन नहीं होते, ना गामा चेन होते हैं। ये क्या होते हैं, कापा एंड लैम्डा चेन्स होती हैं जो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना स्टार्ट करती है।
आज की वीडियो के अंदर हमने काफी सारे एमसीक्यूज को रिलेटेड विद एंटीबॉडीज को डिस्कस कर लिया है। अब इन एमसीक्यूज को मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, वहां पे आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अच्छे से रीजन के साथ अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद आपको उस लिंक पे जाना है, उस लिंक पे अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप कितना स्कोर करते हैं। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.